नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बी.एड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305A अर्थात विज्ञान शिक्षण प्रथम या भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान अर्थात पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट। क्लियर। इसका यूनिट प्रथम का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। यूनिट प्रथम में क्या है? लक्ष्य, उद्देश्य एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ध्यान रखना, आपका यह पेपर 50 अंक का होगा, तो 2 पेपर रहेगा साथ साथ, अर्थात 100 पेपर होगा। ठीक है, जो अपना पेडागोजी आप स्कूल है, तो ध्यान रखना इसका आपका 2 पेपर होगा। क्लियर है। जैसे आप लैंग्वेज में जो भी चीज़ें रखें हैं, हिंदी तो एक एसएसटी हो जाएगा, या फिर आप साइंस वाले में जाएंगे तो फिर केमिस्ट्री है तो मैथ रहेगा, या फिर जूलॉजी बॉटनी है मैथ रहेगा। तो इस तरह से 2 पेपर आपका रहेगा। ठीक है, 50-50 अंक का। तो प्रत्येक पेपर में 50 अंक का रहेगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 0.769 अंक का होगा। समय प्रत्येक पेपर का 2-2 घंटे होगा। इस पेपर में पास होने के लिए प्रत्येक पेपर में कम से कम आपका 20 प्रश्न सही होना चाहिए, अर्थात 26 प्रश्न 20 अंक प्राप्त करना है, अर्थात 26 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना 2 पेपर होगा, दोनों में अलग अलग कम से कम आपका 26 प्रश्न सही होना चाहिए, अर्थात 20-20 अंक प्राप्त करना है। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आप लोग ध्यान रखना, पेपर 305A अर्थात विज्ञान शिक्षण प्रथम, पेडागोजी ऑफ साइंस, इसमें भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसका यूनिट फर्स्ट लक्ष्य, उद्देश्य एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं ऑब्जेक्टिव एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसका पार्ट 1, तो 2 पार्ट में हल करेंगे फर्स्ट यूनिट को। ये पहला प्रैक्टिस सेट है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 305 है, ये जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। क्लियर है आप लोग? और जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, 301, 302, 303, 304, 305। ठीक है, यदि कोई क्यूरी है 9654302596 पर आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। किसी को बीटीसी में एडमिशन चाहिए बहुत ही कम फीस में, तो भी आप बात कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम विज्ञान के सूत्र दिखाई देते हैं? ए ऋग्वेद भी, जिस अवेस्ता सी, बाइबिल डी, द लॉज। सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना, विश्व के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम विज्ञान के सूत्र दिखाई देते हैं? तो ए ऋग्वेद। आप लोग ध्यान रखना, चाहे जो भी पेडागोजी आप सॉल्व कर रहे हैं ना, वो मिलता जुलता है, तो आप लोग सभी का सॉल्व करें। जस्ट प्रैक्टिस के लिए समय रहे तो घंटे समय निकाल लीजिए, और 8 बजे ही हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 8 बजे आप आ जाया करें। ठीक है, तो विश्व के प्रथम विज्ञान सूत्र ऋग्वेद में देखे जा सकते हैं। ऋग्वेद एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो वेदों का पहला संग्रह, और इसमें विभिन्न धार्मिक दार्शनिक ग्रंथों के मंत्रों का समाहार मतलब रखा गया है। ऋग्वेद में विभिन्न वैज्ञानिक तत्व के सूत्र दर्शित होते हैं जो आधुनिक विज्ञान के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? ये भारतीय ऋषियों ने भी, यूनानी विचारकों ने, सी यूरोपीय वैज्ञानिकों ने, डी इनमें से कोई नहीं। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? सही जवाब हो जाएगा ये भारतीय ऋषियों ने। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज सर्वप्रथम किसने की? ए भास्कराचार्य, बी प्लेटो, सी गैलीलियो, डी न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण की सर्वप्रथम खोज सर्वप्रथम किसने की? सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना डी न्यूटन।
अलग भास्कराचार्य ने इसके विषय में बताया था, लेकिन खोज जो है सर्वप्रथम न्यूटन ने की। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। गुरुत्वाकर्षण की सर्वप्रथम खोज जो है आइजैक न्यूटन ने की। उन्होंने अपने ग्रंथ फिलोसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स 1687 में गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रस्तुत किया। न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है, जिसकी तीव्रता उसके द्रव्यमान उसके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत किए थे, लेकिन उनकी खोज नहीं की थी। ठीक है, भास्कराचार्य जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे, विचार अपने दिए थे, लेकिन खोज नहीं की थी। न्यूटन ने खोज की थी गुरुत्वाकर्षण की, ये चीज को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किसे आयुर्वेद चिकित्सा का जनक कहा जाता है? ये धन्वंतरि, विशुद्ध, श्रीचरक, डी बागभट्ट। सही जवाब हो जाएगा ए, धन्वंतरि। अगला प्रश्न है, काय चिकित्सा के जनक हैं? ए अग्निवेश, बी चरक, सी बागभट्ट, डी सुश्रुत। तो काय चिकित्सा के जनक हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, अग्निवेश। अगला प्रश्न है, विश्व चिकित्सा शास्त्र के महानतम ग्रंथ जिसकी रचना अग्निवेश ने की थी का प्रतिसंस्कार किसने किया? ए चरक, बी सुश्रुत, सी अश्विनी कुमार, डी भेल। सही जवाब हो जाएगा ए, चरक। अगला प्रश्न है, सर्जरी का जनक कौन है? ए सुश्रुत, बी अरस्तु, सी चरक, डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्जरी का जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, सुश्रुत। भारत के आचार्य महर्षि सुश्रुत को पूरी दुनिया फादर ऑफ सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा का जनक मानती है। सुश्रुत संहिता में इसकी रचना में 8 तरह के शल्य क्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के परितः चक्कर लगाती है, मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है? ए आर्यभट्ट, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी गैलीलियो। तो ध्यान रखना 8 का सही जवाब हो जाएगा ए, आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? ए एडवर्ड जेनर, बी न्यूटन, सी स्पेंसर, सी रॉबर्ट हुक। सही जवाब हो जाएगा ए, एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? ए स्पेंसर, बी स्लेडन तथा स्वान, सी रॉबर्ट हुक, डी जॉन मेंटल। सही जवाब हो जाएगा सी, रॉबर्ट हुक। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते रहें, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे और प्रश्न आपको याद होता जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। और प्लीज निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक करके जाया करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, पहले नहीं लाइक करते हैं, क्लास समाप्त होने के बाद ही लाइक करें, बट लाइक करें, इसमें मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग ध्यान रखना, लाइक करते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपका। प्रश्न है, चेचक का प्रथम टीका था जिसकी खोज हुई? तो ए 1789 में, बी 1785 में, सी 1680 में, डी 1879 में। सही जवाब हो जाएगा ए 1789 में। और व्यू कम आता है, आपको पता है हर चीज़ें अलग अलग हैं, तो व्यू कम आता है उससे, तो इसलिए आप लोग शेयर जरूर किया करें। एडवर्ड जेनर 1749 तथा 1823 अंग्रेज काय चिकित्सक तथा चेचक के टीके के आविष्कारक थे। जेनर को अक्सर इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक विज्ञान का उद्भव हुआ? ए यूरोप में, बी अरब में, सी भारत में, डी अमेरिका में। सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, यूरोप में। अगला प्रश्न है, मृत शरीर के संरक्षण के लिए ममी बनाने की तकनीक का विकास किसने किया? ए यूनानी वैज्ञानिक ने, बी मिस्र के वैज्ञानिक ने, सी भारत के वैज्ञानिक ने, डी अरब के वैज्ञानिकों ने। सही जवाब हो जाएगा बी, मिस्र के वैज्ञानिक। इसलिए मिस्र की मम्मी आप देखिए, फिल्म वगैरह भी है, वैसे भी बहुत फेमस है वहाँ का। अगला प्रश्न है, आधुनिक विज्ञान का जन्म किस सदी में माना जाता है? ए 11वीं, बी 14वीं, सी 16वीं, डी 18वीं। सही जवाब हो जाएगा सी, 16वीं सदी में। अगला प्रश्न है, मेहरौली का लौह स्तंभ विज्ञान के किस शाखा का अद्भुत नमूना है? ए धातु विज्ञान, बी खगोल विज्ञान, सी चिकित्सा विज्ञान, डी भौतिक विज्ञान। सही जवाब हो जाएगा ए धातु विज्ञान।
अगला प्रश्न है, विज्ञान का ज्ञान होता है एक क्रमबद्ध बी संगठित सी सुव्यवस्थित डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, साइंटिया शब्द का अर्थ है ए ज्ञान बी प्रक्रिया सी संसाधन डी समस्या। सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञान। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो सही जवाब हो जाएगा 18 का ए साइंटिया। अगला प्रश्न है, विज्ञान वर्ग के कौन कौन से 2 उपवर्ग प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं? ए भौतिक विज्ञान बी जीव विज्ञान सी ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, भौतिक और जीव विज्ञान दोनों। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः किस पर आधारित होती है? ए अन्वेषण बी तार्किक चिंतन पर सी उपयोगिता पर डी स्वतंत्रता पर। वैज्ञानिक प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? सही जवाब हो जाएगा बी तार्किक चिंतन, मतलब लॉजिकली। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305 है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। BTC में जैसे एडमिशन चाहिए बहुत ही कम फीस में, तो आप बात कर सकते हैं। प्रश्न है, विज्ञान की प्रगति किस पर निर्भर करती है? इस समस्या पर भी, अच्छे संबंधों पर सी, अच्छे मापकों पर डी, विचारों पर। सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, अच्छे मापकों पर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक केवल डॉट डॉट खोज में रहता है? ए असत्य की बी, गणितीय संक्रियाओं की सी, सत्य की डी, भावनाओं की। सही जवाब हो जाएगा सी, सत्य की। वैज्ञानिक केवल सत्य की खोज में रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन किससे संबंधित है? विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च शिखर पर पहुंची है उसका श्रेय जाता है? ए विज्ञान को, बी जनता को, सी गणित को, डी उपयुक्त सभी को। सही जवाब हो जाएगा ए विज्ञान को। अगला प्रश्न है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधित तार्किक अध्ययन है जिसमें ये विषय व्यक्त होते हैं, या किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए डेम्पियर का। अगला प्रश्न है, विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं और उसके बीच संबंधों को सुव्यवस्थित ज्ञान है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का। अगला प्रश्न है, आधुनिक विज्ञान का मूलाधार है? ए तर्क बी निरीक्षण सी प्रयोग डी विश्लेषण। सही जवाब हो जाएगा सी प्रयोग। अगला प्रश्न है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना किसने की? ए आर्यभट्ट ने, बी वराहमिहिर ने, सी ब्रह्मगुप्त ने, डी भास्कर ने। सही जवाब हो जाएगा सी ब्रह्मगुप्त ने। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण का लाभ है? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बी, अंधविश्वासों का निराकरण सी, तार्किक दृष्टिकोण का विकास डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? ए ग्राहम बेल ने, बी न्यूटन ने, सी एडिसन ने, डी जेम्स वाट ने। सही जवाब हो जाएगा डी जेम्स वाट ने। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभिप्राय है? ए रचनात्मक निरीक्षण बी मस्तिष्क की व्यापकता सी तर्कशीलता डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है? ए दिस बी उत सी लक्षित डी या। सही जवाब हो जाएगा सी लक्षित। अगला प्रश्न है, उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है? ए समाज शास्त्र बी दर्शन शास्त्र सी संपूर्ण शिक्षा शास्त्र डी मनोविज्ञान। सही जवाब हो जाएगा डी मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, प्राप्त उद्देश्य का क्षेत्र होता है? ए संकुचित बी सीमित सी ए बी दोनों डी व्यापक। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी ए बी दोनों, संकुचित और सीमित। अगला प्रश्न है, उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र होता है? ए संकुचित बी व्यापक सी असीमित डी बी और सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी
बी और सी दोनों, व्यापक और असीमित दोनों। अगला प्रश्न है, उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है ये दीर्घकालीन बी, अल्पकालीन सी, तत्कालीन डी, ज्ञात नहीं की जा सकती। सही जवाब हो जाएगा ए, दीर्घकालीन। अगला प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा ए, 2। अगला प्रश्न है, उद्देश्य शब्द मिलकर बना है, ए उत, बी दिस, सी या डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है? ए संपूर्ण राष्ट्र की, बी शिक्षक की, सी छात्र की, डी समाज की। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, शिक्षक की। अगला प्रश्न है, निम्न में से विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। ए ठोस, द्रव व गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, बी विद्युत, चुंबक व उत्तोलक आदि का अध्ययन करना, सी विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना, डी धातु गर्म होने पर फैल जाती है। निम्न में से विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, धातु गर्म होने पर फैल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामान्य उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा सी, ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ए विषय वस्तु का चुनाव, बी विशिष्ट उद्देश्यों का चुनाव, सी कक्षा कक्ष की शिक्षण नीति का सही निर्धारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसका मानना है कि विज्ञान लगन है, दिमागी वर्जिश है, मानसिक और अन्वेषण संबंधी परिश्रम है? सही जवाब हो जाएगा ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। अगला प्रश्न है, विज्ञान का आधार क्या है? ए ज्ञान, बी सत्य, सी पक्षपात, डी क्रियात्मक। सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, सत्य। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक ज्ञान के विकास का उपाय है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। शिक्षा बालकों को विभिन्न वैज्ञानिक की जीवन कथा व कार्यों को बताकर उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। बी शिक्षकों को वैज्ञानिक ज्ञान का मूल्यांकन निरंतर करते रहना चाहिए। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक ज्ञान का महत्व है, तो ए छात्रों में तर्कपूर्ण विचार करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होना, बी वैज्ञानिक ज्ञान छात्रों में क्रमबद्ध तरीके से विचार करने की क्षमता उत्पन्न करने में सहायक होता है, सी वैज्ञानिक ज्ञान छात्रों को पूर्व ग्रहों तथा अंधविश्वासों से मुक्त करता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के साइंसिया से शब्द से हुई है? ए लैटिन, बी यूनानी, सी यूरोपीय, डी भारतीय। साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा ए लैटिन। अगला प्रश्न है, हमारी ज्ञान अनुभूति की अस्त व्यस्त विभिन्नता के एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। या कथन है, ए आइंस्टीन का, बी डेमियर का, सी वुडवर्थ का, डी कार्ल पियर का। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना ए आइंस्टीन का। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रकृति है, ए वैज्ञानिक ज्ञान का पिंड, बी वैज्ञानिक प्रक्रिया, सी वैज्ञानिक मानसिकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान के गत्यात्मक पक्ष में महत्व दिया जाता है, ए वैज्ञानिक मानसिकता को, बी वैज्ञानिक अभिव्यक्ति को, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, वैज्ञानिक मानसिकता वैज्ञानिक अभिव्यक्ति दोनों को। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि का मुख्य चरण है, ए समस्या का चयन करना, बी परिकल्पना बनाना, सी प्रयोग करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान के उत्पाद हैं, ए तत्व, बी अवधारणाएं, सी सामान्यीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं की और उन परिस्थितियों की जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित हो की पूर्णता में व्याख्या करने का प्रयास करे। यह कथन है,
तो सही जवाब हो जाएगा वुडवर्थ और ओसबर्न का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह बात किसने कही? सही जवाब हो जाएगा सी, कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, प्रयोग द्वारा यह किसने सिद्ध किया कि पौधे हमारी भांति संवेदनशील होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, जगदीश चंद्र बसु ने। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, क्लास के बाद ही सही, बट वीडियो को लाइक करके ही जाया करें, निवेदन है। आपको भी पता है बहुत सीमित बच्चे हैं, हर विषय के अलग अलग हैं, अगर व्यू कम आएगा तो फिर और अन्य विषय को स्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोग बार बार साइंस के बारे में बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने SST को अभी रोक के साइंस पोर्शन स्टार्ट किया हूँ। अगर व्यू आता रहा कंटिन्यू, आप लोग शेयर करते रहें, तो साइंस का तीनों पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 305A भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान, 305B जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान, 305C गणित, इसको सॉल्व करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, अगर व्यू आता रहा तो, ठीक है। सर्वप्रथम किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, CV रमन को, रमन इफेक्ट के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विज्ञान शिक्षक का उद्देश्य है ए, विज्ञान के संप्रत्ययों और सिद्धांतों का ज्ञान कराना, बी, अपेक्षित कौशल का विकास, सी, सार्थक निर्णय क्षमता का विकास, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षक का उद्देश्य है ये वैज्ञानिक उद्देश्य, भी व्यवहारिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण का प्राप्त उद्देश्य है ए, विज्ञान, बी, अवबोध, सी, कौशल, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता एवं महत्व है क्योंकि ए, या परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक है, बी, इसकी सहायता से मूल्यांकन एवं मापन संभव होता है, सी, सर्वदिश सामग्री के चयन में सहायता प्रदान करता है, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? ए, उपयोगिता, बी, योग्यता, सी, व्यवस्था, डी, व्यवहारिकता। सही जवाब हो जाएगा सी, व्यवस्था। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं ए, छात्रों में पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना, बी, भौतिक के सामाजिक उपयोग समझना, सी, वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि विकसित करना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है? ए, समाजशास्त्र, बी, प्राप्त उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, डी, उद्देश्य एवं लक्ष्य का। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, प्राप्त उद्देश्य का। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 की भौतिक में, कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों को उदाहरण दे सकेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है? ध्यान रखना, नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ये उद्देश्य या लक्ष्य का, बी, प्राप्त उद्देश्य का, सी, विशिष्ट उद्देश्य का, डी, उपयुक्त सभी का। किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, उद्देश्य या लक्ष्य का। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना बी, छात्र कार्बन के यौगिक की जांच कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, ब्लूम द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया गया? ये 1964, बी 1954, सी 1956, डी 1963 में। तो ब्लूम द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष, ध्यान रखें, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया गया? सही जवाब हो जाएगा 1956 में। ध्यान रखना, ब्लूम ने 3 पक्ष, ठीक है, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को ध्यान रखना, ये शिकागो विश्वविद्यालय में डॉक्टर बीएस ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने व्यवहार के दोनों पक्षों का वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पर 3 पक्ष है, ठीक है, जिसमें आप ज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है और क्रियात्मक पक्ष है। क्लियर है? तो ब्लूम के अनुसार जो अधिकतम उद्देश्य है, इसका 3 वर्गीकरण है, 3 भाग में, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक।
जो ज्ञानात्मक पक्ष था 1956 में था, भावात्मक पक्ष 1964 में, क्रियात्मक पक्ष 1969 में। तो ज्ञानात्मक पक्ष की खोज किसने किया था? B.S. ब्लूम। और भावात्मक पक्ष का क्रथवाल 1964 में, क्रियात्मक पक्ष का 1969 में सिम्पसन ने। ये तीनों पता होना चाहिए, तीनों को 6-6 पार्ट हैं, सारे पार्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो हम लोग देख चुके हैं किसके द्वारा, ध्यान रखना, ज्ञानात्मक पक्ष का जो है ब्लूम द्वारा, B.S. ब्लूम। ध्यान रखना कहीं कहीं बदल जाएगा, तो B.S. ब्लूम है, ठीक है, B.S. ठीक है, B.S. ब्लूम है। तो ये इसका सही जवाब है। और भावात्मक पक्ष का तो क्रथवाल, क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन, तीनों याद रखना। ज्ञान के अंतर्गत पाठ वस्तु के कितने स्तर होते हैं? ज्ञान के अंतर्गत पाठ वस्तु के कितने स्तर होते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है, विश्लेषण और संश्लेषण संबंधित है। तो 3 पक्ष है, तीनों के 6-6 पार्ट हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष सभी। तो विश्लेषण और संश्लेषण किससे संबंधित हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञानात्मक पक्ष से। ज्ञानात्मक पक्ष में 6 पार्ट हैं, कौन कौन से? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। भावात्मक पक्ष के बाद 3 है, अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारणा, व्यवस्थापना, चरित्रीकरण। 6 हो गया। क्रियात्मक पक्ष में भी 6 है, उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण, ये 6 हैं। ठीक तरह तीनों का ध्यान रखना आप लोग। ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, 6 पार्ट है। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। एक ज्ञान, बी बोध, सी नियंत्रण, डी विश्लेषण। हम लोगों ने देखा 6 पार्ट है, कौन कौन? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन है। तो नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है, 71 का सी हो जाएगा। नियंत्रण क्रियात्मक पक्ष का संबंधित, ध्यान रखना नियंत्रण क्या है? क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। क्रियात्मक पक्ष के 6 कौन कौन से हैं? उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण, 6 हैं। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष को ब्लूम, क्रथवाल तथा मसीहा द्वारा कब वर्गीकृत किया गया? मतलब किस सन में? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, 1964 में। भावात्मक पक्ष को ब्लूम, क्रथवाल तथा मसीहा द्वारा कब किया गया? भावात्मक पक्ष को 1964 में, ज्ञानात्मक पक्ष को 1956 में, क्रियात्मक पक्ष को 1969 में। तीनों याद रखना, भूलना नहीं। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। एक ग्रहण करना, भी उद्दीपन, सी विचार करना, डी व्यवस्था। सही जवाब हो जाएगा बी, उद्दीपन। उद्दीपन क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। क्रियात्मक पक्ष 6 हैं, कौन कौन? उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हम लोग देख चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, भावात्मक पक्ष का। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो मेन रूप से भावात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण किए थे, क्रथवाल किए थे, कब? 1964 में। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ब्लूम, क्रथवाल, मसीहा, ये सारे लोग हैं, ठीक है। तो भावात्मक पक्ष का अगर कोई एक पूछे तो क्रथवाल हो जाएगा। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया था? तो ध्यान रखना, क्रथवाल ने। लेकिन अगर सभी दिया हुआ है, मसीहा, ब्लूम, तो सभी हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, उपयुक्त सभी। ये सभी नहीं होता तो इसमें क्रथवाल सही हो जाता। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो क्रियात्मक पक्ष का किसके द्वारा किया गया? तो सिम्पसन द्वारा 1969 में, सिम्पसन द्वारा, ठीक है, सिम्पसन द्वारा। ए इसका सही जवाब है, 75 का ए सही जवाब है। क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन, भावात्मक पक्ष क्रथवाल, ज्ञानात्मक पक्ष B.S. ब्लूम। तीनों याद रखना आप लोग। क्रियात्मक पक्ष में उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण, 6 पार्ट है। सिम्पसन द्वारा क्रियात्मक पक्ष कब प्रस्तुत किया गया? हम लोग बात कर चुके हैं इस पर। सही जवाब हो जाएगा डी, 1969 में। 1954 में क्या? 1964 में भावात्मक पक्ष था, ठीक है, और 1956 में ज्ञानात्मक पक्ष था, सभी याद रखना। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, कार्य करना। ज्ञान, बोध, प्रयोग, तो ज्ञानात्मक पक्ष है। तो क्रियात्मक पक्ष में कौन है? उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। तो कार्य करना, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुक्रिया में क्या जरूरी होता है?
ए अनुक्रिया में संतोष, बी अनुक्रिया में सहमत, सी अनुक्रिया की इच्छा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विश्लेषण का स्तर नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, तत्वों का विशेष संप्रेषण करना। अगला प्रश्न है RCEM का पूरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा ए, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा आयोग ने विज्ञान शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए निम्न प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को बच्चों के वातावरण से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों के उदाहरण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में लचीला होना चाहिए। विद्यालय के प्रथम 10 वर्षों में सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में हिंदी छात्रों को गणित और विज्ञान अनिवार्य रूप में पढ़ाना चाहिए। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है विज्ञान शिक्षण से मूल्य की प्राप्ति होती है। ये बौद्ध मूल्य भी, व्यवहारिक प्रयोगात्मक मूल्य सी, नैतिक मूल्य डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विज्ञान के अध्ययन से छात्रों में विकास होता है। ए आगमन, निगमन, सामान्यीकरण तथा अवलोकन की योग्यता का, बी अनुशासन, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, सी प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन, पहचान, विवरण, प्रयोग, जांच, सैद्धांतिक व्याख्या की क्षमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विज्ञान शिक्षण का क्षेत्र है। ए भौतिक, बी पृथ्वी विज्ञान, सी जीव विज्ञान, डी उपयुक्त सभी। विज्ञान शिक्षण का क्षेत्र है। सही जवाब हो जाएगा डी, चाहे भौतिक विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो या पृथ्वी विज्ञान हो, सभी विज्ञान शिक्षण का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है विज्ञान शिक्षण का क्षेत्र नहीं है। ए आर्थिक विज्ञान, बी भौतिक विज्ञान, सी जीव विज्ञान, डी पृथ्वी विज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 85 का, आर्थिक विज्ञान। अगला प्रश्न है विज्ञान से संबंधित है। ए भाषा से, बी गणित से, सामाजिक अध्ययन से, डी उपयुक्त सभी से। तो विज्ञान से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी, भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित, सभी से। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक शिक्षण में उद्देश्य से आशय है। ये उद्देश्य एक सामान्य कथन है, भी उद्देश्य एक क्षेत्र व्यापक होता है, सी उद्देश्य में आदर्शवादिता होती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्राप्त उद्देश्य है। एक निश्चित कथन, भी विशिष्ट, सी प्राप्त उद्देश्य का लक्ष्य सीमित होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया। सही जवाब हो जाएगा 89 का, बी 3। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 90 का, डी संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञातात्मक। इधर संज्ञानात्मक मतलब ज्ञानात्मक, मनोभावात्मक और मनोज्ञातात्मक मतलब क्रियात्मक, साइकोमोटर। ठीक है, तो ये तीनों सही है। कभी कभी जो क्रियात्मक है, ध्यान रखना वहाँ मनोगत्यात्मक लिखा रहेगा, तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष, यहाँ ज्ञानात्मक पक्ष भी होता है, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, सभी आपका क्लियर होना चाहिए। डी इसका सही जवाब है। ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक शैक्षिक पक्ष है, तो ए ज्ञान, बी अवबोध, सी उपयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। संज्ञानात्मक में क्या क्या है? बोध है, ज्ञान है, अनुप्रयोग मतलब उपयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन है। ठीक है, तो ज्ञान है, अवबोध मतलब ज्ञान, बोध मतलब अवबोध। ठीक है, उपयोग मतलब अनुप्रयोग, एप्लीकेशन है। तीनों सही है। अगला प्रश्न है ब्लूम के अनुसार भावात्मक शैक्षिक पक्ष है। एक ग्रहण, बी अनुक्रिया, सी मूल्य स्थापना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। लगभग 100 क्वेश्चन है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। भावात्मक पक्ष में ग्रहण, अनुक्रिया और मूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापना, क्षेत्रीकरण, 6 इसके पार्ट है। ठीक है, भावात्मक के। क्रियात्मक में भी 6 हैं, बार बार बता रहा हूँ। ज्ञानात्मक, भावात्मक, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। क्रियात्मक में भी 6 है, उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, अर्थ निर्माण। अगला प्रश्न है ब्लूम के अनुसार मनोगत्यात्मक शैक्षिक पक्ष है, मतलब क्रियात्मक शैक्षिक पक्ष है। तो ध्यान रखना, ए प्रारंभिकरण, भी कार्य करना से सोच में निश्चितता। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ए ज्ञान, बी समझ, सी कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 94 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्यों का संबंध होता है। ए व्यक्ति से, बी समाज से, सी संपूर्ण शिक्षा, डी लक्ष्य से। शैक्षिक उद्देश्यों का संबंध होता है। सही जवाब हो जाएगा
शैक्षिक संपूर्ण शिक्षा से। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का आधार विचारधारा है। ए दार्शनिक बी सामाजिक सी ए बी दोनों डी में उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, दार्शनिक सामाजिक दोनों। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ए मुद्रित सामग्री की, बी संदेश प्रणाली की, सी टेलीफोन, डी इन सभी की। तो वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, इन सभी की, मुद्रित सामग्री, संदेश प्रणाली, टेलीफोन, तीनों की। अगला प्रश्न है, विषयों में सहसंबंध एक प्रकार है। ए शीर्षस्थ, बी अनुपस्थिति, सी जीवन से संबंध, डी उपयुक्त सभी। तो विषयों में सहसंबंध का एक प्रकार है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, RCEM उपागम में किसकी टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत किया गया। ए लैमार्क की, बी ब्लूम की, सी ल्यूवेनहॉक की, डी इन सभी की। सही जवाब हो जाएगा 99 का बी, ब्लूम की। अगला प्रश्न है, साइंस टीचिंग इज सेकेंडरी स्कूल किसकी पुस्तक है। ए कोलेटी की, बी थर्बर की, सी ए बी दोनों, डी मार्क की। साइंस टीचिंग इज सेकेंडरी स्कूल किसकी पुस्तक है। सही जवाब हो जाएगा ए बी दोनों, कोलेटी और थर्बर दोनों की। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दिया करें, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है, ठीक है। यूनिट योजना के प्रवर्तक हैं। ए मॉरिसन, बी हर्बर्ट, सी ब्लूम, डी मेगर। सही जवाब हो जाए, ध्यान रखना सही जवाब इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में चाहे गूगल से ही सर्च करके दिया जरूर करें। कौन सा मूल्यांकन छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की फीडबैक प्रदान करता है। ए रचनात्मक मूल्यांकन, बी योगात्मक मूल्यांकन, सी प्लेसमेंट मूल्यांकन, डी निर्देशात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का गुण नहीं है। ए वस्तुनिष्ठ, बी वैधता, सी विश्वसनीयता, डी अस्पष्टता। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ए आर्मस्ट्रांग, बी सुकरात, सी स्किनर, डी किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का दूसरा चरण है। ए परिकल्पना निर्माण, बी परिकल्पना परीक्षण, सी समस्या का विश्लेषण, डी समस्या की पहचान और उसे परिभाषित करना। अगला प्रश्न है, विज्ञान की उत्पत्ति किस सभ्य से हुई। ए साइंटिया, बी कॉर्बन, सी फ्यूसिस, डी ब्लैक। अगला प्रश्न है, कौशलात्मक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है। ए विभिन्न परीक्षणों का कौशल, बी मैनिपुलेटेड यानी हस्तलाघव कौशल, सी रेखाकृत एवं निर्माण संबंधी कौशल, डी उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305A यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारी इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाए। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाए, मतलब 301, 302, 303, 304, 305, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे तो कितने पेपर होगा। 301, 302, 303, 304, 305, लेकिन 5 में 2 पेपर हैं तो मतलब 6 पेपर आपका होगा, ठीक है टोटल। इस पॉइंट को ध्यान रखना। कोई क्यूरीज 9654302596 को मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, यूनिट फर्स्ट का लक्ष्य, उद्देश्य एवं ऐतिहासिक परिपेक्ष, इसका पार्ट 2, ठीक है। इसको 2 पार्ट में हल करेंगे। तो प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, और व्यू आता रहा तो हम लोग साइंस वाला पार्ट जो है पूरा, ठीक है, 305A अर्थात भौतिक एवं रसायन विज्ञान, 305B जंतु एवं वनस्पति विज्ञान, 305C गणित, तीनों सॉल्व करेंगे कंटिन्यू। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप है, जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ध्यान रखना, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी के पेडागोजी आप स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर री एग्जाम, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।